नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। आज भी हम रोज की तरह सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग पहुंच जाएं। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कितनी बार कहना पड़ता है, तब तो आप लोग लाइक करते हो। जल्दी जल्दी शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो बिना कहे। अच्छा नहीं लगता है ना, बार बार कहना। चलिए, आशा करती हूँ सब लोग आ गए होंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रसोई घर का समास विग्रह है। क्या पूछा है? रसोई घर का समास विग्रह पूछा है। कैसे करेंगे रसोई घर का समास विग्रह? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। कैसे करेंगे समास विग्रह इसका? जल्दी से बताइए। समास में सबसे जरूरी होता है समास का विग्रह करना। जिसको विग्रह करना आता है वो समास बिल्कुल ठीक बताएगा। जिसको विग्रह ही करना नहीं आता वो समास क्या बताएगा? वो तो तुक्का मारेगा बस। चलिए, जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए और ये भी बता देना इसमें कौन सा समास है। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है ये भी बता देना। और ये भी बताओ कि रसोई घर का विग्रह कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा इसका रसोई के लिए घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। समास विग्रह इसका ऐसा होगा। और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कार्य शब्द का तद्भव रूप है। प्रश्न है हमारा, कार्य शब्द का तद्भव रूप पूछा है। ध्यान रहे, तत्सम नहीं पूछा है, तद्भव पूछा है। ठीक है, कर्म, कार, कर या काज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। कार्य स्वयं में एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बताना है हमें। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, सबका आंसर आ जाना चाहिए इस प्रश्न का। शेयर भी कर दो सेशन को, बहुत कम लोग रहते हैं, मन भी नहीं लगता, ऐसे तो अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? काज। ठीक है, कार्य का तद्भव रूप काज होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ऋजु शब्द का विलोम पूछा है। ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? सीधा होगा, सरल होगा, वक्र होगा, रज होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ऋजु शब्द का विलोम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तो सबको आता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ऋजु शब्द का विलोम वक्र होगा। क्या होगा? आंसर होगा सी, वक्र। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा है। अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा या सुख दुख। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जिसको विग्रह करना आता होगा वो जल्दी से विग्रह कर लेगा और आंसर भी जल्दी से बता देगा। बिना विग्रह किए समास होता ही नहीं है, पहले विग्रह करना पड़ता है। ठीक है, तो विग्रह करना सीख लीजिए। कौन सा होगा?
पहले ही प्रश्न का विग्रह करके देख लेते हैं हम, पहले ही ऑप्शन का। कैसे करेंगे पहले ऑप्शन का विग्रह? अंधकूप लिखा हुआ है तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? अंधा है जो कूप, तो इसमें कौन सा समास हो गया? पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, कर्मधारय समास है। ठीक है, अंधा है जो कूप। कर्मधारय समास की पहचान है कि यदि विग्रह करते वक्त है जो शब्द बीच में आ जाए तो उसमें क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अंधा है जो कूप। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज गैरसन ने, गारसा दे ताशी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जल्दी जल्दी अपने, किसने किया था? लेखन कला की परंपरा के बारे में पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बी, गारसा दे ताशी ने किया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ पूछा है, बड़ा ही रोचक है और लाइन भी बहुत अच्छी है। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, आजकल बहुत हो रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है। अर्थ क्या होगा इसका? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या रौब डालना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता, क्या हो गया? झूठा दिखावा करना। ठीक है, वैसे तो पान खा रहा है, वैसे तन पर कपड़े भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? झूठे दिखावा ही तो हुआ। प्रश्न है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? समास के लिए जिस प्रकार से विग्रह करना आवश्यक होता है, वैसे ही अलंकार के लिए जो दिया हुआ होता है उसका अर्थ निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें लाइन दी हुई है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसका अर्थ जब तक हमें नहीं पता होगा हम बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा अलंकार है। हाँ, तुक्का लगा के ज़रूर बता सकते हैं। तो इसको पहले इसका अर्थ जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि चरण कमल बंदो हरिराई कह क्या रहा है। कह क्या रहा है ये? चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये चरण की तुलना कमल से कर रहा है, कमल रूपी चरण। ठीक है, हरि के पैरों के लिए कह रहा है कि चरण रूपी, कमल रूपी चरण। तो पहली बात तो जिस शब्द में, जिस लाइन का, जिस हम लाइन का अर्थ निकाल रहे हैं, उस हिंदी अर्थ में रूपी शब्द आया हुआ है। ठीक है, क्या आया हुआ है? रूपी शब्द। कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। रूपी शब्द से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए? रूपक अलंकार होना चाहिए। लेकिन ना लगे पता तो फिर भी बता देती हूँ, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। भेद ही नहीं है, चरण और कमल को समान ही कह रहा है, वो तो अंतर नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या हो गया? रूपक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ्य ध्वनि है? दंतोष्ठ्य पूछ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। था, फा, मा, वा।
कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? ध्वनि की जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ध्वनि कैसे बोली जाती है? हमें बोल के देख लेना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, यदि ध्वनि से या व्याकरण से या वर्णमाला से कोई प्रश्न आता है हमें इस प्रकार का कि ये पूछे कि कौन सी ध्वनि है, तो हमें बोल के देख लेना चाहिए, ठीक है। अब इन शब्दों को सबको आप बोल के देख लीजिए, शायद आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। आंसर ले लेते हैं हम इतने। चलिए, वह जो है इसमें दंतोष्ठ ध्वनि है, ठीक है। कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ठ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए किस तरह का? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्यों की हमें पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न इससे आता ही आता है। हर एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में हिंदी आ रही होगी, ये प्रश्न एक ज़रूर आता है, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। तो इसकी तो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। इसके लिए मैं कुछ शब्द बता दूं जिसमें मैं, कि, जैसा, वैसा, तब, वह, जब, क्योंकि, तो आदि शब्द आते हैं ना जिस वाक्य में, वो कैसा होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। जहाँ एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? की, ठीक है। हमने शब्द लिए हैं, उनमें से क्या शब्द आया है इनमें? की। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र। ये हमें याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जिनसे हमें पता चलेगा, पहचान होगी कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। वैसे बोल के भी पता चल जाती है देखने से कि कौन सा वाक्य है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। आपके लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न है कि तार सप्तक के सभी कवियों के नाम लिखने हैं, ठीक है। कितने कवि हैं तार सप्तक में, कितने कवि हुए हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। आंसर, होमवर्क वाला आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दिया करो, ठीक है। किसी का नाम लेके थोड़ी ना देती हूँ मैं प्रश्न के, अभिषेक ही देगा या निक्की देगा, कोई भी दे सकता है ना आंसर। तो सब दिया करो आंसर, सबके लिए होता है प्रश्न, ठीक है। चलिए आंसर ले लेते हैं। तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? शमशेर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। शमशेर तार सप्तक में शामिल नहीं है। अज्ञे, मुक्तिबोध और नैमिचंद्र जैन ये तार सप्तक में शामिल हैं। 3 तो आपको आंसर यहीं मिल गए, और राइटर आप देख के बता देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। जल्दी से पहचानिए कौन सा शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। मैंने कल ही बताया है ये प्रश्न, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। कौन सा शब्द है ऐसा जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। कवियत्री मैंने कल ही बताया था आपको, ऐसे नहीं लिखा जाता, जैसे बी वाला लिखा हुआ है ऑप्शन वैसे लिखा जाता है, ठीक है। और सभी सही हैं, अशुद्ध जो है वो सी वाला है, ठीक है। अशुद्ध पूछा है यहाँ पे।
कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? सभी आंसर दीजिए। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न सबको आता होगा क्योंकि सर भी इस प्रश्न को करवाते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। कहीं ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में लॉर्ड वेलेजली होता ही नहीं है, तो हम किसको ऑप्शन में लगाएंगे, किसको आंसर लगाएंगे? जब लॉर्ड वेलेजली नहीं होगा ऑप्शन में तो क्या होगा? जॉन गिलक्राइस्ट ऑप्शन में होगा। उस ऑप्शन को भी हम सही मानेंगे, उस ऑप्शन को भी हम लगा सकते हैं जब लॉर्ड वेलेजली ऑप्शन में ना हो। लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये ऑप्शन में आता ही है और इसको लगा देते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, किस प्रकार का वाक्य है? आज मैंने इस प्रकार के प्रश्न बहुत लिए हैं। कल निक्की को थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसने मुझे बोला था कि ये प्रश्न हमें आते नहीं हैं। ठीक है, देख लेना मेरी निक्की सही से वीडियो। चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आशा करूँगी कि आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अभी थोड़ा ही होगा और धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। पहले हमेशा ज़्यादातर प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही होता है। प्रश्न को इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, मतलब यदि दवा नहीं लोगे तो बुखार कम नहीं होगा, दवा लोगे तो ही बुखार कम होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताई थी कुछ शब्द लिखवाए थे कि यदि ये आ रहे हों तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो, जबकि, क्योंकि, जैसा, वैसा। ठीक है, याद हो तो उसमें तो भी लिखवाया था। इसमें क्या रहा है? यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। इस शब्द से ही हमें पता चल गया कि क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो उसे जोड़ा हुआ इसको। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक वाक्य यहाँ पे स्वतंत्र है और दूसरा आश्रित। चलो चलते हैं, अब समझ गए होंगे आप। नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ये पूछा है कौन नहीं थे। जिस प्रश्न में नहीं पूछा हो पहले नहीं पे गोला कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि प्रश्न में नहीं पूछा है। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं था? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? रामचंद्र वर्मा। बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित रामनारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती थी। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थीं। किस प्रकार का वाक्य है? अरे वाह, इसमें तो मेरा नाम भी आ गया। इस प्रश्न को तो सभी सही कर देना। ठीक है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। जल्दी से आंसर बताइए। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है और या मिश्र वाक्य है या उपर्युक्त सभी। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, सबको पता होगा। मैंने जो की लिखवाई थी उनमें से तो नहीं लगी है ना इनमें, तो जैसा वैसा, जब, वहाँ, क्योंकि, ये सब तो नहीं लगा है ना।
और एक वाक्य स्वतंत्र भी नहीं है इसमें क्या इसमें तो दोनों ही वाक्य स्वतंत्र लग रहे हैं मुझे। कृष्ण बांसुरी बजा भी रहे हैं और राधा नाच भी रही हैं, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ले, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, जब किसी भी योजक चिन्ह से दो वाक्यों को जोड़ा जाए, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाए तो क्या होता है? उसमें संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, और लगा के जोड़ा गया है, तो कि ये सब लगा के नहीं जोड़ा गया है, क्या लगाया है? और दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। ठीक है, क्या हो गया? ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? प्रश्न है हमारा कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशवदास को। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। क्या होगा आंसर? केशवदास को। ठीक है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है कि केशवदास को, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा कि कठिन काव्य का प्रेत आखिर क्यों कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न का आंसर कल के होमवर्क में मुझे देंगे कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप भी तो कुछ मेहनत करो ना। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। महेश्वरीय शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछी है, शब्द दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए ऑप्शन बता देती हूँ। वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही नहीं, आसान नहीं कहूँगी, ज़्यादा आसान नहीं है। सही है, जिसने संधि पढ़ रखी होंगी उसे आता होगा, लेकिन आज के बाद आसान लगेगा शायद। ठीक है, इसमें चलिए बहुत लोगों के आंसर सही भी हैं। क्या होगा इसमें आंसर हमारा? वृद्धि संधि, ए आंसर होगा। संधि की मैं सबसे अच्छी पहचान बता दूं आपको, शायद आप याद रखें तो आपका संधि वाला प्रश्न ठीक हो जाए। जिसमें डबल ए की मात्रा होती है वो वृद्धि संधि होती है। यदि इसी प्रश्न में है के ऊपर एक मात्रा होती वह ए, महेश्वरीय शब्द होता, तो इसमें गुण संधि होती, वृद्धि संधि नहीं होती। अब ये है के ऊपर क्या है? दो मात्रा हैं, तो कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के ज़्यादातर शब्द ऐसे होते हैं जिनमें डबल मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो उनसे पहचान हो जाती है। आप बुक खोल के देखना, कोई भी बुक ले लेना, उसमें संधि खोलना और उसमें देखना कि जो वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे उनमें ज़्यादातर डबल एक ही मात्रा लगी होगी। ठीक है, और गुण संधि के जो होंगे उनमें एक ही मात्रा लगी होती है, सिंगल। इससे पहचान हो जाती है आसान। ठीक है, जिनको संधि बिल्कुल नहीं आती है ये उनके लिए है, जिनको आती हैं वो अपने तरीके से करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। शब्द दिया हुआ है कक्षा और पूछा है कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। चलिए ऑप्शन नहीं बोलूंगी मैं, आंसर बताइए बस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने बता भी चुकी हूँ इस प्रश्न को तो बहुत बार।
6 शब्द मैं बता चुकी हूँ किस किस से मिलकर बनता है, वही इसमें पूछा है। का और सा से मिलके बनता है, ठीक है, वही तो पूछा है इसमें बस। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, कक्षा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम शब्द दिया हुआ है और पूछा क्या है, उत्तम का विलोम शब्द। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। निकृष्ट होगा, विकृत होगा, अधम होगा या कीर्ति होगा। उत्तम शब्द का विलोम पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर बहुत हद तक सही है। चलिए अपना आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, अधम। उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अधम। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। अज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश है। ये प्रश्न आपका जाना पहचाना प्रश्न है। जल्दी से आंसर दे दीजिए इस प्रश्न का बिना देर लगाए। जल्दी से आंसर दीजिए। होमवर्क के प्रश्न में एक बार फिर से बोल देती हूँ। तार सप्तक के जितने भी कवि हुए हैं सबके नाम, और केशव दास किस काल के कवि हैं, ये वाला प्रश्न आपको बताना है। केशव दास किस काल के कवि हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अज्ञा शब्द के लिए एक वाक्यांश पूछा है, क्या होगा जल्दी से बताइए। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न के साथ। जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञा। मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।